अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फिजिक्स क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट आंसर्स। तो फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। तो पहली हमारी जो टर्म है वो है इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या है? बेसिकली इट इज द प्रॉपर्टी दैट रेजिस्ट द चेंज इन एनी काइंड ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। सो इनर्शिया को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इनर्शिया ऑफ द बॉडी इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। तो ये रेजिस्ट करती है किसी भी चेंज ऑफ इन रेस्ट या मोशन में। तो गैलीलियो रिलेट द रिलेशनशिप ऑफ बॉडी विद इट्स मास। ग्रेटर इज द मास ऑफ द बॉडी, ग्रेटर इज द इनर्शिया। यानी कि गैलीलियो जो हमारा साइंटिस्ट था उसने क्या किया, उसने बताया कि जो इनर्शिया है वो बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, वो मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड कर रहा है। यानी अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप है इनका, यानी कि अगर मास ऑफ द बॉडी ज़्यादा होगा तो इनर्शिया भी क्या होगा, वो भी हमारे पास ग्रेटर होगा। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ द मोशन इट पोजेस ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम हमारे पास डिपेंड कर रहा है किस पे? हमारे पास रिलेशनशिप होता है P इज इक्वल टू mv। मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे और वेलोसिटी के प्रोडक्ट पे। ठीक है, तो P इज इक्वल टू mv है। और सेकंड थिंग इसमें हमने इसका यूनिट बताना है। मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? इसमें हमारे पास वेलोसिटी इन्वॉल्व है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक हो गया। और इसका जो यूनिट है वो क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। एंड मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा है? मास और वेलोसिटी पे। सो बेसिकली it is the product of mass and velocity. In one line we can say this. Third term is the force. So what is a force? A force moves or tend to move, stop or tend to stop the motion of the body. Force क्या कर रही है? ये एक तरह से outside thing होती है किसी भी बॉडी के लिए। लाइक उसको या तो वो मोशन को स्टॉप करेगी या वो मोशन को स्टार्ट करेगी। यानी बॉडी के रेस्ट पे है तो वो मूव करेगी बाय फोर्स, और अगर वो मोशन में है तो उसको वो स्टॉप कर देगी। ठीक है, तो इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द एनी काइंड ऑफ द बॉडी। एंड अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक फोर्स क्या है? फोर्स इज इक्वल टू ma एंड यूनिट ऑफ द फोर्स इज न्यूटन। नेक्स्ट फोर्थ टर्म इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम इन शॉर्ट टर्म हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज बेसिकली अ opposing force that oppose the motion of any kind of moving object. तो वो क्या होती है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट कम इनटू एक्शन एज सून एज द बॉडी इज पुश और पुल्ड ओवर अ सरफेस। तो फ्रिक्शन कैसे आती है? यानी आपने कोई भी बॉडीज है उनको अगर अगेंस्ट एक दूसरे के पुल या पुश करेंगे तो उनके बीच में जो फोर्स पैदा होती है वो क्या होती है? फ्रिक्शनल फोर्स। और हमने फर्दर इसके स्टडी किए थे फैक्टर्स। तो फैक्टर क्या है? इन केस ऑफ सॉलिड में क्या फैक्टर्स थे कि any kind of two bodies depends upon many factors such as nature of the two surfaces in contact and the pressing force between them. तो कौन से दो फैक्टर्स हैं? एक के सरफेस जो हम यूज कर रहे हैं उसकी नेचर क्या है? सेकंड इज द प्रेसिंग फोर्स बिटवीन देम, यानी जितनी हम उस पे प्रेशर फोर्स का डाल रहे हैं तो इन दो फैक्टर्स पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो डिपेंड करती है। नेक्स्ट टर्म इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? इट इज अ फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कल। तो हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में स्टडी किया था कि ये बेसिकली परपेंडिकुलर फोर्स होती है। किसी भी बॉडी को, जो कोई भी बॉडी है उसके पास एक टेंडेंसी होती है टू मूव इन अ स्ट्रेट पाथ। लेकिन जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये क्या होती है? पुल फोर्स होती है जो उस बॉडी को मूव करती है या पुल करती है टुवर्ड्स द सेंटर, जिसकी काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ टेंशन इन अ स्ट्रिंग और समथिंग, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो मूव करेगी इन अ सर्कुलर पाथ। सो सेंटर सीकिंग फोर्स क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज कीप द बॉडी टू मूव इन अ सर्कल। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट एज परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द बॉडी। तो ये क्या होगी? हमेशा मोशन ऑफ द बॉडी के सेंट्रीपिटल फोर्स परपेंडिकुलर होगी। और इसका रिलेशनशिप क्या है? एफ सी इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। यानी it is have direct relationship with the product of mass and square of velocity and inversely with the radius of the circular motion में जो भी उसका radius है उसके inverse relationship है। ठीक है। Next question number 2 is what is the difference between mass and weight and action and reaction? Third is the sliding friction and rolling friction. तो इन तीन differences हमने state करने। फर्स्ट वन इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो हमने मास और वेट का डिफरेंस स्टडी किया।
First thing is that about the mass and weight is that mass is basically a quantity of the matter, यानी कोई भी मैटर है उसकी जो बॉडी की जो क्वांटिटी है वो क्या होगा, उसका mass होगा, ठीक है. लेकिन weight क्या है, weight force की वजह से है, यानी weight is a force with which the earth attracts a body towards its center. तो weight हमने क्या पढ़ा था, is the product of mass into gravity g, ठीक है. m into g हमारे पास होता है weight. तो उसमें जो किस पे ये डिपेंड कर रहा है, ये फोर्स पे डिपेंड कर रहा है. और फोर्स कहाँ से आ रही है, अर्थ की वजह से आ रही है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होता है हमारे पास वेट. जबकि जो मास है वो हमारे पास क्या है, इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ द मैटर, यानी जो भी मैटर है उसका जो अपना जो क्वांटिटी है वो उसका क्या होगा, मास होगा. सेकेंड इज द मास ऑफ द बॉडी रिमेन द कॉन्स्टेंट. तो हमने एक पॉइंट ये स्टडी किया था कि जो मास है वो चाहे एनी पार्ट ऑफ द अर्थ हो तो वो क्या होगा, इन एयर और समवेयर जहाँ भी हो, तो वो उसका जो मास है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा. जबकि वेट क्या है, वेट इज नॉट कांस्टेंट, यानी वो वेरी करेगा फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. सेकेंड थिंग इज, थर्ड पॉइंट इज दैट मास इज अ स्केलर क्वांटिटी. तो मास जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसका कोई मैग्नीट्यूड है पर इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है. जबकि जो वेट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी ये प्लेस टू प्लेस वेरी कर रहा है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. और इसकी डायरेक्शन क्या है, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. अच्छा जी, जो इसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है मास का वो क्या है, किलोग्राम. हम किलोग्राम में मास को रिप्रेजेंट करते हैं. जबकि वेट चूँकि फोर्स की वजह से है तो इसका जो हमारे पास यूनिट आएगा वो क्या आ जाएगा, न्यूटन. मैथ इज मेजर्ड बाय ऑर्डिनरी बैलेंस. अब मेजर हम मैथ को कैसे करते हैं, कोई भी ऑर्डिनरी बैलेंस मशीन से हम इसको मैथ को मेजर कर सकते हैं. जबकि वेट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस. वेट के लिए हमने स्पेशल एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्प्रिंग बैलेंस, उसको यूज़ किया जाता है. मास ऑफ द बॉडी कैन नॉट बी जीरो. किसी भी बॉडी का अगर कोई बॉडी एग्जिस्ट करती है तो उसका मास कभी भी जीरो नहीं होगा. जबकि वेट ऑफ द बॉडी कैन बी जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इन स्पेस. क्यों, क्योंकि हमारे पास अगर सेंटर ऑफ द अर्थ या हम स्पेस में जाते हैं तो हमारे पास जो जी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, जीरो. तो ये बेसिकली जी पे डिपेंड कर रहा है, इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड कर रहा है वेट. अगर जी हमारे पास जीरो हो जाएगा तो हमारे पास वेट भी बॉडी का क्या हो जाएगा, जीरो. ठीक है. इट इज मेजर ऑफ द इनर्शिया इन अ बॉडी, दैट इज मास इज इक्वल टू वेट बाय ग्रेविटेशन. तो मास के लिए हम लोग ये रिलेशन जो यूज करेंगे, जबकि वेट इज गिवन बाय W इज इक्वल टू mg. वेट के लिए हम ये वाला मैथमेटिकल रिलेशनशिप यूज करेंगे. सेकेंड डिफरेंस इज अबाउट एक्शन एंड रिएक्शन. तो एक्शन और रिएक्शन को हमने स्टडी किया था इन द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ द मोशन. अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इट स्टेट्स दैट व्हेन एनी काइंड ऑफ द बॉडी, यानी कोई भी अगर एक बॉडी है दैट सपोज कर लेते हैं लेट इट इज ए, तो अगर वो किसी भी सेकंड बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करती है तो जो सेकंड बॉडी है वो क्या करेगी, फर्स्ट बॉडी पे सेम फोर्स एक्सर्ट करेगी. लेकिन अब क्या हो रहा है कि उसकी जो फोर्स है वो क्या है, इन ऑपोजिट इन डायरेक्शन. अब उन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, ठीक है, और पर क्या है कि पहली चीज़ ये कि दो डिफरेंट बॉडीज पे ही होगी, ठीक हो गया, और इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा जबकि इनकी डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, ऑपोजिट होगी. इस तरह से हम कहते हैं कि द फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय द बॉडी ए ऑन अ बी इज द एक्शन फोर्स, वेयर द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉडी बी ऑन ए इज अ रिएक्शन फोर्स. तो सर दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्शन एंड द रिएक्शन फोर्सेस. Next is the sliding friction and the rolling friction. तो sliding friction और rolling friction क्या होती है? Sliding friction basically is a force between the sliding objects, यानी कोई भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि स्लाइडिंग कंडीशन में है तो उनके बीच में जो अपोजिंग फोर्स मौजूद होगी वो क्या होगी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन. ठीक है. और जो रोलिंग फ्रिक्शन है, वर्ड से पता चल रहा है, इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोलिंग बॉडी, यानी कोई भी बॉडी अगर वो रोलिंग कंडीशन में है तो सरफेस के बीच में वो जो सरफेस के साथ जो उनकी फ्रिक्शन होगी वो क्या होगी, रोलिंग फ्रिक्शन. ठीक है. लेकिन इन दोनों में एक बड़ा डिफरेंस ये है कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो ज़्यादा होती है. ठीक है. इसमें जो प्रेसिंग फोर्स है वो ज़्यादा है, जबकि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो लेसर होती है एज कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्योंकि इसमें जो प्रेसिंग फोर्स है वो क्या होती है, लेस होती है. Our next question number 3 is what is the law of inertia?
इनर्शिया के बारे में हमने ये स्टडी किया था, ये किसी भी चेंज को रेजिस्ट करता है। तो इनर्शिया को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी विच ड्यू टू विच इट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। और गैलीलियो ने इसको कैसे डिफाइन किया कि इनर्शिया को उसने डायरेक्ट रिलेशनशिप लिया उसका मास ऑफ द बॉडी के साथ, यानी कि जितना बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया यानी रेजिस्टिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, जबकि जितना मास कम होगा तो उसका जो इनर्शियल प्रॉपर्टी है यानी रेजिस्टिव वो कम होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें एक ग्लास है जिस पे एक कार्ड है, ठीक है, और एक कॉइन है। तो अगर हम इस कार्ड को क्विकली फ्लिप करेंगे तो ये जो कॉइन है वो क्या होगा, सडन फॉल करेगा कप में, ठीक है, यानी ये इस पेपर के साथ मूव नहीं करेगा क्योंकि इसका जो क्या उसको कहते हैं वेट है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस पेपर। तो क्या होगा, ये इस ग्लास में फॉल कर जाएगा, इस पेपर के साथ मूव नहीं करेगा। इस तरह से ये एक इनर्शियल प्रॉपर्टी है कॉइन की कि वो जो वेट ज़्यादा हो, मास ज़्यादा होने की वजह से पेपर के साथ मूव नहीं कर रहा। इसी तरह से इधर एक और एग्जांपल है पेपर पीस की, यानी एक अगर हम पेपर लेते हैं और उसमें बहुत सारे कॉइन्स हैं उनको हम फ्लिप करते हैं तो क्या होगा कि जो कॉइन्स हैं वो पेपर के साथ स्टक नहीं रहेंगे बल्कि वो रिमेन अनचेंज, मतलब कि उनकी वही पोजीशन रहेगी और वो सेम स्टक रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक इनर्शियल प्रॉपर्टी है, रेजिस्टिव प्रॉपर्टी है जो कि मोशन को रेजिस्ट कर रही है ड्यू टू ग्रेटर इन द मास। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाई इट इज़ डेंजरस टू ट्रेवल ऑन द रूफ ऑफ द बस। तो बेसिकली जब हमारे पास पैसेंजर्स जो से हैं वो रूफ ऑफ द बस पे होंगे तो उनकी जो लोअर बॉडीज़ हैं, ठीक है, वो क्या होंगी, इंटैक्ट है विद द बस, वो बस के साथ मूव कर रही हैं, जबकि जो उनका ऊपर पोर्शन है वो क्या है, बस के साथ कनेक्टेड नहीं है। और देयर इज़ अ एयर फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स, ठीक है, उन पर एक फोर्स एक्ट हो रही है। इस तरह से क्या हो रहा है कि जो उनका लोअर पोर्शन है वो इंटैक्ट रहेगा बस के साथ, जबकि जो उनका अपर पोर्शन है वो इंटैक्ट नहीं है। फिर तो इनर्शिया की वजह से, मास डिफरेंस की वजह से जो है वो डेंजरस होगा पैसेंजर के लिए टू ट्रैवल इन द रूफ ऑफ द बस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज अ पैसेंजर्स मूव्स आउटवर्ड व्हेन अ बस टेक्स अ टर्न। तो जब बस हमारे पास टर्न ले रही होती है तो डेंजरस क्यों होता है टू पैसेंजर टू मूव आउटवर्ड। हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स यानी एक पुलिंग फोर्स चाहिए होती है किसी भी बॉडी के लिए अगर वो सर्कल में मूव कर रही है। तो अगर पैसेंजर्स जो हैं वो बस में बैठे हैं तो इनवर्ड नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेक इन अ सर्कल, ठीक है। द इनवर्ड नेट फोर्स रिक्वायरमेंट इज नोन एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इन द एब्सेंस ऑफ दैट फोर्स, यानी अगर वो नेट फोर्स ही हमारे पास जीरो होगी तो क्या होगा, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, जैसे कि हमारे पास पैसेंजर्स हैं, कंटिन्यू इन अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट स्पीड। अब क्या हो रहा है कि पैसेंजर जो हैं वो उनके साथ कोई भी पुलिंग फोर्स उनके पास प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो एक स्ट्रेट मोशन में ही मूव करते रहेंगे, जबकि बस जो है वो हमारे पास किस तरह से मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ में। तो इन केस क्या हो रहा है, हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो पैसेंजर्स के पास एब्सेंट है, जिसकी वजह से क्या होगा कि देयर इज अ passengers move outward when the bus take a turn, ठीक है। Next one is how can you relate a force with the change of the momentum of a body. Our question number 6 is how can you relate a force with change of the momentum of the body. तो momentum of the body और force को हमने relate करना है। तो यहाँ पे हमने एक relationship study किया था that is consider there is a body that is move, कोई भी बॉडी है वो एक इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, ठीक है, फिर वो जब हमारे पास जो सा स्टॉप आई तो वो उसकी आगे जी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, ये होता है मतलब एक इनिशियल मोमेंटम है उसका और एक उसका आ रहा है फाइनल मोमेंटम। अगर हम मोमेंटम इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी, ठीक है। तो हम लोग चेंज इन मोमेंटम अगर फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। यहाँ से तो यहाँ से जो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ रहा है वो आ रहा है पी एफ डॉट पी आई डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, हम इसको ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर जो हमने मोमेंटम पी है इसको हमने लिख दिया पी एफ माइनस पी आई, ठीक है, और मास एम वी जो है वो क्या हो गया, एम वी एफ माइनस एम वी आई विद रिस्पेक्ट टू
टाइम। यहाँ पे हम मास को कॉमन लेंगे और वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई जो टी है इसको हम क्या ले लेंगे, दिस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। सो दिस वन इज आवर एक्सेलरेशन। अब हम इसको पुट करेंगे इन दिस रिलेशन, तो यहाँ पे जो वी एफ माइनस वी आई पे टी है उसकी जगह ए आ जाएगा। अब अगर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को देखें तो उसमें हमारे पास फोर्स किसके इक्वल होती थी, एम प्रोडक्ट ऑफ द मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर जो ये रिलेशनशिप है चेंज इन मोमेंटम, इसको हम जो एम ऑफ ए है इसको किससे प्लेस कर देंगे, फोर्स से। Question number 7 is what will be the tension in a rope that is pulled from its ends by two opposite forces 100 न्यूटन each। यानी कि अब एक स्ट्रिंग है या रोप है जिसमें दो फोर्सेस एक्ट हो रही हैं टू द ईच ऑफ द एंड्स, तो जिसकी वजह से क्या आ रही है, टेंशन प्रोड्यूस हो रही है इन अ स्ट्रिंग। लेकिन दोनों फोर्सेस क्या हैं, वो हैं 100 न्यूटन की, ठीक है। यानी एक एंड पे जो फोर्स एक्ट हो रही है वो 100 है और दूसरे एंड पे जो फोर्स एक्ट हो रही है वो भी क्या, 100 न्यूटन। तो टेंशन जो है स्ट्रिंग में वो क्या होगी, दो फोर्सेस की वजह से जो कि सेम है बट ऑपोजिट इंटरेक्शन है। तो जब हम नेट फोर्स निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नेट फोर्स, तो वो आ जाएगी 0, ठीक है। तो इसका मतलब है कि रोप क्या रहेगी, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रहेगी और टेंशन क्या होगी, सेम रहेगी थ्रू आउट द रोप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट, देन हाउ डज आवर बॉडी मूव। यानी अगर एक्शन और जो रिएक्शन हैं दोनों जोन से हैं, इक्वल हैं एंड ऑपोजिट हैं, तो बॉडी कैसे मूव करेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर इज दैट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट, बट तो अगर वो ऑपोजिट हैं और सेम इन मैग्नीट्यूड हैं तो ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा, तो इसकी एक कंडीशन ये है कि व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स टू पुल पुश एंड ट्विस्ट। यानी हम अगर एक और फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स है वो लाएं उसको पुश करने के लिए, पुल करने के लिए, ट्विस्ट करने के लिए, तो इस फोर्स एक्सटर्नल फोर्स की वजह से क्या होगा कि हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो हो जाएगा डिस्टर्ब, ठीक है। और इस तरह से जो हमारा मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो भी क्या रहेगा, वो भी इक्वल नहीं रहेगा, क्योंकि अगर दो फोर्सेस इक्वल हैं और ऑपोजिट हैं, उनमें अगर थर्ड फोर्स हमारे पास आ रही है जो कि उसको पुश या पुल कर रही है, तो इन केस हमारे पास क्या आ रहा है कि जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो क्या हो सकती है, ट्विस्ट हो सकती है, पुल हो सकती है, मूव हो सकती है, पुश हो सकती है, ठीक है। दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, और वो जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो उसी फोर्स की डायरेक्शन में होगा मोशन। So a horse when push the cart, if the action and the reaction are equal and opposite, then how does the cart move। यानी कि अगर एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हम कहते हैं कि वो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं, तो हमारे पास तो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहनी चाहिए, तो कार्ट कैसे मूव करती है। So there is a condition that when first of all when the horse pulls the cart exerts an equal and opposite force on the horse and the action and the reaction। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो रहा है कि हॉर्स कार्ट को पुल कर रहा है, ठीक है, तो कार्ट भी क्या कर रही है, सेम फोर्स जोन से हॉर्स पे लगा रही है, ठीक है, जिसकी वजह से वो तो बॉडी जोन से एक स्टेशनरी कंडीशन में है, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है कि बॉडी इंडेड जो है, हमारे पास जो बॉडी है वो स्टेशनरी नहीं है, देयर इज सम काइंड ऑफ एक्शन या देयर इज सम अनदर काइंड ऑफ फोर्स। तो वो क्या है कि देयर इज अनदर फोर्स। अब यहाँ पे एक और फोर्स आ रही है, वो कौन सी फोर्स है, the horse when hoof downs on the ground and ground pushes back on the horse। तो बेसिकली हॉर्स क्या कर रहा है, ग्राउंड पे भी एक्शन लगा रहा है, जिसकी वजह से जो ग्राउंड है वो रिएक्शन फोर्स में हॉर्स को आगे मूव करा रहा है, ठीक है। तो इन केस अब दो जो फोर्सेस हैं, तो अगर एक स्टेशनरी है और एक मूव करा रही है, तो कौन सी फोर्स बॉडी मूव क्यों कर रही है, तो इसका मकसद ये है कि जो रिएक्शन फोर्स ऑफ द ग्राउंड है वो क्या है, ग्रेटर देन द रिएक्शन फोर्स ऑफ द कार्ट ऑन द हॉर्स। यानी जो ग्राउंड की रिएक्शन फोर्स है वो ग्रेटर होगी एज कम्पेयर टू द कार्ट ऑन द हॉर्स। इसी फोर्स की वजह से जो हमारे पास हॉर्स है वो मूव कर रहा है, कार्ट मूव कर रही है, ठीक है। कार्ट की जो रिएक्शन फोर्स है वो लेस है, जबकि ग्राउंड की जो रिएक्शन फोर्स है वो ग्रेटर है। ये रीज़न है कि जो हमारे पास कार्ट है हॉर्स से वो पुश होके मूव करेगी। सही हो गया।
Our next question number 10 is what is the law of conservation of the momentum? तो ये हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम बेसिकली हम स्टडी किया कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम होता है, यानी ऐसा सिस्टम जिसमें कोई भी फोर्सेस जो हैं वो एक्सर्ट नहीं हो रही, ठीक है, बॉडी अपने मोमेंटम के साथ प्रेजेंट है। तो अगर इसमें क्या हो रहा है, टू आर मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज शुड रिमेन कांस्टेंट, यानी उसका जो मोमेंटम है बॉडीज का आफ्टर इंटरेक्शन वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो वो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम। इसकी एक एग्जांपल है कि इफ एन एयर फिल्ड बैलून इज डिस्क्राइब अंडर द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो इसमें क्या हो रहा है कि जब तक एयर जो है वो बैलून के अंदर प्रेजेंट है तो वो क्या है, सिस्टम जो है वो क्या है, एक कंजर्व्ड है, ठीक है। तो सिस्टम वाज बेसिकली एट द रेस्ट, तो बेसिकली उसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो सिस्टम का वो क्या होगा, 0। लेकिन जैसे ही एयर जो है वो एस्केप करती है बैलून से विद सम वेलोसिटी, तो जो एयर जो निकल रही है यानी कम आउट हो रही है, वो क्या कर रही है, इट विल पोजेस सम मोमेंटम, तो जिसकी वजह से जो बैलून है वो क्या करेगा, वो मूव करेगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एयर रशिंग आउट, यानी एयर अगर आउटवर्ड है तो बैलून क्या करेगा, बैकवर्ड मूव करेगा, ठीक हो गया। फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर फ्रॉम टू बॉल्स, यहाँ पे 2 केसेस हैं। तो फर्स्ट केस हमारे पास है कि कंसिडर देयर इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम में 2 बॉल्स हैं, यानी फर्स्ट केस में जो उनकी दैट इज बिफोर हिटिंग, मतलब कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम हम ले रहे हैं जिसमें हमारे पास 2 बॉल्स हैं और उनकी बिफोर कोलिजन जो है वो वेलोसिटीज आ रही हैं u1 एंड u2, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि इनका जो मोमेंटम है वो क्या आ रहा है, m1 u1 और m2 u2, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पर सेकंड या कंडीशन है जिसमें बॉल्स क्या कर रही हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्शन फोर्स है, मतलब कि जो हमारे पास इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन है, 2 बॉडीज आपस में एक दूसरे पे एक्सर्ट कर रही है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड में हमारे पास है आफ्टर कोलिजन, यानी आफ्टर कोलिजन में हमारे पास क्या आ रहा है, मोमेंटम जो है बॉल्स जो है उन्होंने अपनी वेलोसिटीज एक्सचेंज कर ली हैं। तो फर्स्ट जो है ये हमारे पास u1 क्या थी, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, ठीक है, मास कम था। इसी तरह से जो आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है कि हमारे पास जो वेलोसिटीज हैं वो चेंज हो गई हैं। इसकी अब इनिशियल वेलोसिटी v1 होगी है मास 1 की और मास 2 की क्या होगी है v2, ठीक है। तो इसमें हम फाइनल क्या कंक्लूड करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम स्टेट करता है कि जो इनिशियल मोमेंटम है बिफोर कोलिजन वो क्या होगा, आफ्टर कोलिजन के इक्वल होगा, यानी m1 u1 प्लस m2 u2 किसके इक्वल आएगा, m1 v1 प्लस m2 v2। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम शुड रिमेन कंजर्व बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज why is the law of conservation of the momentum is important? So अच्छा, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके हम एप्लीकेशन बताते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज एप्लीकेबल ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं हम डेली हम लोगों के इर्द जिसमें अप्लाई हो रहा है। फॉर एग्जांपल अ रॉकेट एंड अ जेट इंजन टेकिंग ऑफ, यानी कि जो रॉकेट्स हैं जिनको रिलीज किया जाता है एयर में, उनमें क्या प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम का। कैसे उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, उसमें हम मुख्तलिफ किस्म के ऑयल्स एंड गैसेस यूज़ करते हैं। तो वो क्या करता है कि द रिकॉइल ऑफ द गन एंड बैंक हॉट इन अ pool are example which demonstrate the importance law of conservation of the momentum। तो बेसिकली रॉकेट क्या कर रहा है कि वो ऑयल्स वगैरह को बंद करके तो एक एक्शन फोर्स एक्सर्ट करे ऑन द ग्राउंड, जिसकी वजह से जो डायरेक्शन में क्या हो रहा है कि रॉकेट जो है वो इजेक्ट हो रहा है और मूव कर रहा है टुवर्ड्स द स्काई, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हेन अ गन इज फायर्ड इट रिकॉइल्स वाई, यानी कि अगर गन है उसको हम फायर कर रहे हैं तो वो रिकॉइल क्यों होती है, इसका भी रिलेशन किसकी वजह से है, द मास एंड द वेलोसिटी दैट इज द मोमेंटम, यानी कि कंसीडर अ सिस्टम ऑफ द गन एंड द बुलेट, यानी हम एक सिस्टम ले रहे हैं दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट एन आइसोलेटेड सिस्टम
तो इसमें हम क्या चीज़ ले रहे हैं, दैट इज़ अ गन एंड अ बुलेट, ठीक है। तो बिफोर फायरिंग द गन बोथ द गन एंड बुलेट आर द रेस्ट, यानी कि एक ऐसा अभी कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रही है, तो बोथ जो हमारे पास गन है और जो बुलेट है वो रेस्ट पे है। तो टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा बिफोर द कोलिजन, यानी बिफोर एनी काइंड ऑफ फायर, तो वो हो जाएगा 0, ठीक है। एज द गन इज फायर्ड द बुलेट शूट ऑफ द गन एंड एक्वायर्ड द मोमेंटम। अब हमारे पास एक फोर्स एक्सर्ट हुई है, किस तरह से, एक्शन रिएक्शन कैसे, कि जब हमने फायर किया गन तो बुलेट को, तो क्या होगा कि बुलेट जो है वो शूट आउट होगी गन से और हमारे पास एक मोमेंटम एक्वायर हो जाएगा, जिसके रिजल्ट में हमारे पास क्या हो रहा है कि मोमेंटम तो कंजर्व है लेकिन गन क्या कर रही है, रिकॉइल कर रही है, यानी वो बुलेट फॉरवर्ड मूव कर रही है तो गन बैकवर्ड मूव करेगी। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम, द टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट विल आल्सो बी 0 आफ्टर द गन इज फायर्ड, यानी कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम तो ये कहेगा ना कि अगर वो क्या बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन दे शुड रिमेन सेम, तो अगर बिफोर कोलिजन हमारे पास 0 है तो आफ्टर कोलिजन भी क्या होना चाहिए, 0। तो अगर हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, लेट m बी द मास ऑफ द गन एंड v इज वेलोसिटी, तो हम यहाँ पे स्मॉल m और स्मॉल v मास ऑफ द बुलेट ले लेंगे और कैपिटल M और वेलोसिटी मास ऑफ द गन ले लेंगे। तो हम टोटल मोमेंटम जो है गन और बुलेट का व्हेन दे आर फायर्ड, तो ये बिफोर कोलिजन तो आ गया ना 0, तो आफ्टर कोलिजन क्या आ जाएगा, mv कैपिटल mv और स्मॉल mv, ठीक है। इनका हम सम ले लेंगे, ये आ जाएगा टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट आफ्टर व्हेन दे आर फायर्ड। अब यहाँ पर हम इनको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इनकी इक्वेशन में पुट करते हैं, तो बिफोर कोलिजन आ गया 0 एंड आफ्टर कोलिजन इज दिस, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम ड्राइव करेंगे द रिकॉइल ऑफ द गन, ठीक है, यानी गन रिकॉइल है ना, यानी उसने कुछ वेलोसिटी अटेन की है, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे दैट इज कैपिटल v। तो यहाँ पे माइनस एम वी इधर आ जाएगा और इक्वेशन की साइड पे, और यहाँ से हम कैपिटल एम को यहाँ डिनोमिनेटर में लाएंगे, और ये हमारे पास जो वैल्यू ड्राइव हो रही है ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ द गन है, ठीक है। और इसका साइन यहाँ पे नेगेटिव क्या बता रहा है, यहाँ नेगेटिव आएगा, माइनस एम स्मॉल एम कैपिटल एम इंटू वी आ रहा है। क्यों, ये नेगेटिव साइन हमें ऑपोजिट डायरेक्शन बता रहा है, यानी कि जो बुलेट है गन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। तो ये उसकी जो डायरेक्शन है उसको इंडिकेट करेगा। Our next question is describe the situation in which the force of the friction is needed। तो ऐसी situations बतानी है जिसमें जो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी नीड हो। तो हमारे पास काफ़ी सारी ऐसी डेली लाइफ में एग्जांपल्स हैं जहाँ पे हमें फ्रिक्शनल फोर्स की ज़रूरत होती है। सो फर्स्ट वन इज़ फ्रिक्शन इज़ नीडेड टू वॉक ऑन द ग्राउंड, यानी अगर कोई इंसान ग्राउंड पे मूव कर रहा है तो उसके फुट और जो ग्राउंड है उसके बीच में क्या होनी चाहिए, फ्रिक्शन होनी चाहिए, तभी वो मूव कर सकता है। अगर नहीं है तो वो दे विल स्लिप डाउन, है कोई एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। सेकंड थिंग इज इफ इट इज रिस्की टू रन ऑन वेट फ्लोर विद शूज दैट हैव स्मूथ सोल्स, एटलीस्ट यूज स्पेशल शूज दैट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्राउंड ग्रिप्स, सच शूज प्रिवेंट देम फ्रॉम स्लिपिंग व्हाइल रनिंग फास्ट। तो अगर कोई भी लाइक एथलीट है, ठीक है, या कोई भी स्पेशल शूज है, तो उनमें क्या होता है कि जो शूज़ है उनके नीचे स्पेशल जो है वो कुछ ऐसे उनका डिज़ाइन ऐसे किया जाता है कि उनमें एक फ्रिक्शनल स्टाइल डिज़ाइन बनाया जाता है जो ग्राउंड के साथ उनकी स्मूथ सोल नहीं होती, यानी उनके शूज़ की सरफेस स्मूथ नहीं होती, उनको रिजिड बनाया जाता है ताकि वो फ्रिक्शन प्रोवाइड कर सकें और उनको एथलीट्स को स्पोर्ट्स में या फिर किसी भी बंदे को मूव करने में ग्राउंड में हेल्पफुल रहें। टू स्टॉप आवर बाइसाइकिल वी अप्लाई द ब्रेक्स, द रबर पैड्स प्रेस्ड अगेंस्ट द रिम्स प्रोवाइड फॉर्म फ्रिक्शन, इट इज द फ्रिक्शन दैट स्टॉप द बाइसाइकिल। यानी बाइसाइकिल के लिए जो हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो वो जो व्हील और जो रबर पैड होता है जो व्हील के साथ वो क्या करता है, अगेंस्ट द व्हील प्रेस होता है, ठीक है। तो वो स्टॉपिंग फोर्स होती है जिसकी वजह से व्हील्स क्या होते हैं, स्टॉप हो सकते हैं, और इस फ्रिक्शन की वजह से होता है। देन देयर इज अनदर फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द टायर, ठीक है। तो यहाँ पे भी फ्रिक्शन फोर्स जो है वो हेल्पफुल है। Question number 14 is how does oiling the moving part of the machine lower the friction? तो
ऑयलिंग जो है वो कैसे हेल्पफुल है? ऑयलिंग बेसिकली क्या करती है, वो सर्फेसिस को और ज़्यादा स्लाइडिंग या स्मूथ कर देती है, ठीक है। तो वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है, तो फ्रिक्शन जब रिड्यूस होगी तो मशीन्स के जो मूवमेंट है उसमें आसानी होती है, ठीक है। तो फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सर्फेसिस, यानी कोई भी मेटल की जो स्लाइडिंग सर्फेसिस हैं उनकी फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? लुब्रिकेशन से, यानी उनको ऑयल की वजह से, ऑयल से पॉलिश करके उनको और स्मूथ बनाया जा सकता है, ठीक है। The two surfaces so that the molecular surface become easier to slide on with less friction, तो वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देगा, यानी जो स्टॉपिंग फोर्स है, अपोजिंग फोर्स है, उसको रिड्यूस कर देगा, तो हमारे पास जो मशीन के पार्ट्स हैं उनको मूव करना इजी होगा। Question number 15 is describe the ways to reduce the friction. The ways to reduce the friction हम बताएंगे इसमें, यानी फ्रिक्शन को कौन से मेथड्स यूज करके रिड्यूस किया जा सकता है। तो फर्स्ट वन इज द फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय मेकिंग द स्लाइडिंग सर्फेसेस स्मूथ, यानी जो स्लाइडिंग सर्फेसेस हैं वो दोनों जो सी हैं उन पे जब उनकी फ्रिक्शन को रिड्यूस किया कर जाएगा तो क्या हो जाएगा कि वो इजीली मूव कर सकेंगे, ठीक है। यानी उस पे जो प्रेसिंग फोर्स है, प्रेसिंग फोर्स बेसिकली स्लाइडिंग में दो बॉडीज के बीच में प्रेसिंग फोर्स होती है, तो जब वो कम हो जाएगी तो उनको मूव करना आसान होगा। सेकेंड इज द फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय मेकिंग द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट अ स्ट्रीमलाइन, यानी कि अगर कोई फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, लाइक कार्स, एरोप्लेन्स, ठीक है, अगर उनकी हम बॉडीज को ऐसे डिजाइन कर लें, उनको स्ट्रीमलाइन बना लें, यानी पॉइंटेड बना दें, तो क्या होगा कि वो एयर फ्रिक्शन है वो उसको रिड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से वो बॉडीज हाई स्पीड अटेन कर सकेंगी। थर्ड ये है फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग्स और रोलर बेयरिंग्स बिकॉज द रोलिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो हमने बॉल बेयरिंग्स और रोलर बेयरिंग्स के बारे में किया कि रोलिंग जो है वो क्या है, हमारे पास उसकी फ्रिक्शन लेस होती है, ठीक है। बेसिकली वही चीज़ है कि प्रेसिंग फोर्स लेस है, तो जिसकी वजह से इसको फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है। फोर्थ ये है कि फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सर्फेसेस। अच्छा जी, जो स्लाइडिंग सर्फेसेस हैं उनमें हमने प्रेसिंग फोर्स को कम करने के लिए, यानी बॉडीज को और ज़्यादा स्मूथ करने के लिए हम क्या करेंगे, उनको लुब्रिकेट करेंगे, यानी उन पे हम ऑयल अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से वो सर्फेसेस और ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे और उनका फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगी और उनका मूवमेंट आसान होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज व्हाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम क्यों होती है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है? अ फोर्स बिटवीन द स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट विच अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन देम इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है कि जो एक रिलेटिव मोशन है, ठीक है, उसको जो उनसे है वो स्टॉप करने के लिए है। तो और रोलिंग फ्रिक्शन में क्या है कि इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोलिंग बॉडी एंड सरफेस ओवर विच रोल्स, ठीक है। यानी एक बॉडी है, उसके ऊपर वो जो हमारे पास रोल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, रोलिंग बॉडी जो है वो रोल कर रही है, ठीक है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से जो है रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो लेस होती है। कैसे? फॉर एक्सप्लेन हम इसको करते हैं कि व्हेन अ सर्टेन बॉडी रोल ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी इट हैज़ द कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ओनली एट अ सिंगल पॉइंट। यानी अगर वो बॉडी जब रोल कर रही है तो उसका जो कॉन्टैक्ट है वो सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे है, यानी कि वो फुल बॉडी उस पर कांटेक्ट में नहीं है, उसका कोई एक पॉइंट दूसरी बॉडी के साथ कांटेक्ट है, ठीक है, रोलिंग बॉडी का। सो देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज एट दिस पॉइंट, ठीक है। देयरफॉर द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज जीरो। हाउएवर particularly the wheel is compress a little temporary at the contact point of the two surface under pressure. Because of that little sliding friction the rolling friction is produced, ठीक है। तो ये बेसिकली जो सा है डिफरेंस है द स्लाइडिंग फ्रिक्शन का और रोलिंग फ्रिक्शन का। यहाँ पर एक व्हील बताया हुआ है, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या है, फ्रिक्शन के बारे में बताया गया कि उसकी फ्रिक्शन जो है वो कैसे प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पे व्हेन अ बॉडी मूव्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस, ठीक है। अभी बॉडी जो सी है अगर दूसरी सरफेस पे मूव कर रही है, दोनों के बीच में क्या है, रिलेटिव मोशन है, और यहाँ पे जो सा फ्रिक्शन जो है वो मैक्सिमम है, ठीक है। तो यही रीजन है जिसकी वजह से जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो लेस होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन की। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट यू नो अबाउट द फॉलोइंग, द टेंशन इन द स्ट्रिंग, लिमिटिंग फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन, ब्रेक,
force, skidding of the vehicle, seat belts, banking of the road and cream separator. So इनको हमने डिस्क्राइब करना है फॉर आवर शॉर्ट क्वेश्चंस. फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं टेंशन इन अ स्ट्रिंग. तो टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होती है? The force exerted by the string when it is subjected to pull is called the tension in the string. यानी कि जो हम जब कोई भी हम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग पे इन ऑर्डर टू पुल, जो पुल फोर्स है वो क्या होती है? टेंशन होती है इन अ स्ट्रिंग. और फॉर एग्जांपल इसको हम एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं कि इफ अ पर्सन इज होल्डिंग अ ब्लॉक ऑफ वेट W दैट इज अटैच्ड टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, अ फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय हिम. This force is known as tension, and when the body is at the rest, the magnitude of the tension is equal to the weight of the body that is suspended by the string, and the weight acts in the opposite direction. जैसे कि यहाँ पर एक बॉडी है, इसके बारे में बताया कि इसकी जो इसको हमने अटैच कर दिया तो स्ट्रिंग टू सम सपोर्ट, और सेकंड जो है इसका वेट क्या हो रहा है? एक्वर्ड, और टेंशन जो इसकी डायरेक्शन फोर्स है वो अपवर्ड है, दैट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग. ठीक है, ये फोर्स क्या आ रही है? टेंशन. तो ये जो है हमारे पास वेट जो है इसका होगा mg. ठीक है, डाउनवर्ड है, देयर इज एन एक्शन एंड इक्वल डायरेक्शन, तो इसकी वजह से बॉडी जो है वो क्या है? इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है. तो टेंशन का यूनिट क्या होता है? न्यूटन. और फर्दर इनके CG, SN, FPS यूनिट्स इनकी ज़रूरत नहीं है, वैसे सिर्फ ऐसा यूनिट हमें पता होना चाहिए. अच्छा, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा कि वो अपोजिंग फोर्स है, लेकिन जो फ्रिक्शन है उसकी भी एक लिमिट होती है, यानी एक लेवल है जहाँ तक फ्रिक्शन एक्ट कर रही है. The maximum value of the friction is known as the force limiting friction. ठीक है, it depends on the normal reaction between the two forces in contact, that is Fs is equal to mu r. यानी friction force क्या है? is the product of that constant and the reaction force. ठीक है, then third is the braking force. तो braking force क्या है? ब्रेकिंग फोर्स है फ्रिक्शन बिटवीन अ रोटेटिंग कंपोनेंट एंड द स्टेशनरी फोर्स इज कॉल्ड ब्रेकिंग फोर्स. यानी कोई भी कंपोनेंट जो रोटेट हो रहा है, फॉर एग्जांपल देयर इज अ काइंड ऑफ ड्रम और अ डिस्क, और जो स्टेशनरी फोर्स है, ठीक है, इनका जो फिर इनके बीच जो फ्रिक्शन है वो क्या हो रही है? ब्रेकिंग फोर्स. इन कोई भी अगर बॉडी रोटेट हो रही है और एक सम काइंड ऑफ स्टेशनरी फोर्स है, तो इनके बीच अगर फ्रिक्शन ले आए तो वो क्या आ जाएगी? ब्रेकिंग फोर्स. दैट इज द डायमीटर ऑफ द डिस्क, द फ्रिक्शन मटीरियल, the size of the pad friction face, the force that is used to clamp the pads onto the disc, the greater the diameter of the disc further from the center of the wheel, braking force. Next one is the skidding of the vehicle. So what is the skidding of the vehicles? It usually occurs when the driving the clutch is suddenly engaged or disengaged. The brakes are applied too hard and the vehicle accelerates too quickly, or steering wheel is turned too sharply, and these can create a situation where power either too much or too little cause a loss of friction. तो basically क्या हो रहा है कि स्किडिंग में जब हम बहुत ज़्यादा कार फास्ट होती है, मूव कर रही होती है, तो जब सडन ब्रेक्स अप्लाई की जाती हैं तो क्या होता है कि हमारे पास जो व्हील्स हैं वो लॉक हो जाते हैं और जो फ्रिक्शन लेवल है वो भी इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, लिमिट से. तो इन केस हमारे पास क्या होता है? स्किडिंग होती है. So basically it will lose its directional control and they may result in an accident, and in order to reduce the chance of skidding it is advisable not to apply brakes too hard that lock up their rolling motion, especially at the high speed. इसीलिए जो बहुत हाई स्पीड्स पे सडन ब्रेक्स अप्लाई नहीं करनी चाहिए. ठीक है, सीट बेल्ट्स का है कि what are the seat belts? In case of any accident, a person not wearing the seat belt will continue to moving until stopped by something before him. यानी कि सीट बेल्ट क्या करेंगी? वो ऑपोजिट फोर्स है, मतलब रेजिस्टिव फोर्स है जो आपको रोकेगी कार की डायरेक्शन में मूव करने में. ठीक है, तो अगर एक पर्सन है उसने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई तो क्या होगा? वो कार की उसी मोशन में आगे मूव करेगा फर्दर. तो क्या हो सकता है? दे समटाइम मे बी अ विंडस्क्रीन, अनदर पैसेंजर, अ बैक ऑफ द सीट, इन फ्रंट ऑफ फ्रंट. सीट बेल्ट आर यूज्ड इन टू वेज. They provide an external force to a person wearing seat belt. ठीक है, एक external force provide कर रहा है किसी भी बंदे ने जो seat belt use करेगा. The additional time is required for stretching seat belt. ठीक है, मतलब कि
एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होगा उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए सीट बेल्ट को, ठीक है। तो इस तरह से वो टाइम को भी कंजर्व कर रहा है। दिस प्रोलॉन्ग स्टॉपिंग टाइम ऑफ मोमेंटम टू चेंजेस एंड रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ कोलिजन। तो इस तरह से जब टाइम का वो जो रिक्वायरमेंट है बढ़ जाएगी तो हमारे पास क्या आ रहा है कि जो इफेक्ट ऑफ कोलिजन है वो भी क्या हो जाता है, रिड्यूस। तो इस तरह से जो सीट बेल्ट है वो इफेक्टिव है। अच्छा जी, बैंकिंग ऑफ द रोड क्या है? तो बैंकिंग ऑफ द रोड के बारे में हमने स्टडी किया था कि जो रोड्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए इनका जो आउटर एज है उसको क्या किया जाता है, राइज किया जाता है, जिसकी वजह से जो पुल फोर्स है वो क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, इनवर्ड, ठीक है। तो कार अगर हमारे पास सर्कुलर पाथ में उसमें मूव करना है तो जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोवाइड करने के लिए और फ्रिक्शन प्रोवाइड करने के लिए बिटवीन द टायर एंड द रोड फॉर द मूवमेंट। तो जो बैंकिंग ऑफ द रोड मीन्स कि जो कार का जो रोड का जो आउटर एज है उसको क्या किया जाएगा, राइज किया जाएगा टू प्रोवाइड दैट नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन, ठीक है। फर्दर हमारे पास है क्रीम सेपरेटर। तो क्रीम सेपरेटर जो है वो भी सेम प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है। इसमें क्या है कि मोस्ट मॉडर्न प्लांट्स यूज अ सेपरेटर टू कंट्रोल द इफेक्ट कंटेंट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट। अ सेपरेटर इज अ हाई स्पीड स्पिनर। तो इसमें एक स्पिनर है। इट एक्ट ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ द सेंट्रीफ्यूग मशीन। सेंट्रीफ्यूगल मशीन में भी हम क्या करते हैं कि हम पार्टिकल्स को डेंसर एंड द लाइटर पार्टिकल्स को हम सेपरेट करते हैं। तो सेम क्रीम सेपरेटर भी यही करता है। द बाउल स्पिन्स at the very high speed, causing the heavier content of the milk to move outward in the bowl, pushing the lighter content inward towards the spinning axis। तो एक हमारे पास एक्सिस होती है the इनसाइड स्पिनिंग एक्सिस है और एक हमारे पास आ रहा है आउटवर्ड। तो क्या हो रहा है कि जो हमारे पास मिल्क के जो हैवियर कंटेंट है वो आउटवर्ड मूव करेंगे, जबकि जो लाइटर कंटेंट है वो इनवर्ड टुवर्ड्स द एक्सिस मूव करेंगे। एंड क्रीम और बटर फिलेट इज लाइटर देन द कंपोनेंट्स इज इन मिल्क। तो जो बटर जो होता है, फैट्स होते हैं, क्रीम होते हैं, वो लाइटर होते हैं एज कम्पेयर टू मिल्क, वो इनवर्ड कलेक्ट हो जाएंगे, जबकि मिल्क क्या हो जाएगा, आउटवर्ड मूव कर देगा। स्किम मिल्क वो आउटवर्ड डेंसर है, वो आउटवर्ड मूव कर देगा। इस तरह से जो दो पार्टिकल्स हैं वो हमने सेपरेट कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट वुड हैपन इफ ऑल द फ्रिक्शन सडनली डिसअपियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट फ्रिक्शन कि अगर फ्रिक्शन खत्म हो जाए, बिल्कुल फ्रिक्शन ना रहे, तो उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या हो सकता है। सो इफ देयर वाज नो फ्रिक्शंस देन वी कुड नॉट वॉक। यानी अगर आपके फुट में और ग्राउंड में फ्रिक्शन नहीं है, यू कांट वॉक। सिमिलरली वी वुड कीप स्लिपिंग and nothing would be steady on the ground. Many things would be just sliding and sliding. यानी कि कोई भी थिंग मतलब friction is the most necessary part of our life। यानी अगर friction नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें अपनी जगह पे stay ही नहीं कर सकती, ठीक है। Why the spinner of the washing machine, question number 19 is why the spinner of the washing machine is made to spin at a very high speed। तो जो वॉशिंग मशीन है उसमें स्पिनर जो है वो उसका क्या एडवांटेज है और वो किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है। तो इसमें भी जो हमारे पास फोर्सेस हैं वो क्या है, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। इसमें क्या हो रहा है कि द ड्रायर ऑफ द वॉशिंग मशीन इज बेसिकली अ बास्केट स्पिनर एंड दे हैव अ परफोरेटेड वॉल्स हैविंग द लार्ज नंबर ऑफ द फाइन होल्स इन द सिलेंड्रिकल रोटेटर। तो सिलेंड्रिकल रोटेटर में बहुत सारे क्या होते हैं, होल्स होते हैं। उनका क्या फ़ायदा है, और लिड होती है जिससे हम ऊपर से उसको स्पिनर को क्लोज कर देते हैं। The water from the wet cloth is forced out through these holes due to the lack of the centripetal force। तो क्या हो रहा है कि जो वाटर है और जो क्लॉथ्स हैं उनमें से जब वाटर को हम रिमूव कर देंगे तो क्लॉथ्स का वेट क्या हो जाएगा, लाइटर, और जो हमारे पास वाटर है वो हमारे पास क्या कर देगा, मूव कर देगा। लाइटर हो जाएंगे क्लॉथ्स तो वो क्या हो जाएंगे, टुवर्ड्स द एक्सिस यानी कि सेंटर में कलेक्ट हो जाएंगे, जबकि जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, मूव करेगा टुवर्ड्स द वॉल्स। अब वॉल्स में हमारे पास क्या है, होल्स, तो उन होल्स से वाटर क्या हो जाएगा, मूव आउट हो जाएगा। और इस तरह से जो है जो स्पिनर का जो है वो फंक्शन करता है, दैट इज डिपेंड ऑन दीज फोर्सेस।